हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे है नागरिक चार्टर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजन चार्टर। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले देखेंगे हम नागरिक चार्टर की। तो नागरिक चार्टर क्या है? हमारे सुशासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको बढ़ावा देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपसे यदि पूछा जाए, यदि एक लाइन में इसका जवाब हो पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है कि नागरिक चार्टर क्या होता है? सुशासन या गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अब यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए इसकी, तो नागरिक चार्टर क्या होता है? एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है। नागरिक चार्टर क्या होता है? एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है, जिसे एक संगठन के द्वारा नागरिकों के प्रति अपनी जो सेवाएं होती हैं, इनको तो अपनी सेवाओं को के मानकों, गुणवत्ता, समय सीमा, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र, इनको औपचारिक रूप से और सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए तैयार किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो नागरिक चार्टर क्या होता है? एक सार्वजनिक दस्तावेज है। पर्टिकुलर बात देखें तो ये एक तरह का दस्तावेज है, जिसे क्या है, एक संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है इसे? एक संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। और एक संगठन के द्वारा अपने नागरिकों के प्रति अपनी जो सेवाएं होती हैं, उनके मानकों, गुणवत्ता, समय सीमा, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप से और सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे नागरिक चार्टर का जो वैश्विक विकास है उसके बारे में देखें। तो शुरुआत की बात करें, तो नागरिक चार्टर आंदोलन की शुरुआत हमारे 1991 में यूनाइटेड किंगडम में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे 1991 के, वो थे हमारे जॉन मेजर। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो आप नाम याद रखेंगे। सबसे पहले 1991 में यूनाइटेड किंगडम के उस समय के प्रधानमंत्री जॉन मेजर, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करते समय इसका मूल विचार क्या था? मतलब मूल विचार की बात करें, तो सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों की नजर से देखना। मतलब जो सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो सरकार को क्या देखना है? जो नागरिकों के नजरिए से देखना है कि वो सेवाएं उनको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। यदि मिल रही है, तो यदि कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही उनको मिलने में, तो इस चीज को देखने के लिए ये जो नागरिक चार्टर आंदोलन है, उसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और सेवा प्रदाताओं की जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, इसको बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो यूके में एक स्कीम भी चलाई गई थी, चार्टर मार्क स्कीम। मतलब यूके में अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो लोक सेवक होते थे, उनको सम्मानित करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। आप इसे याद रखेंगे। एक स्कीम भी चली थी उसी समय हमारे 1991 के आसपास। तो उस स्कीम का नाम था हमारा चार्टर मार्क स्कीम। इस स्कीम में क्या होता था कि यूके में जो भी हमारे सेवा प्रदाता होते थे, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनको सम्मानित करने वाली ये एक स्कीम थी। अब ये तो हमने वैश्विक रूप से देखा। अब भारत के रूप में देखें कि भारत में इसका विकास किस तरह हुआ था। शुरुआत की बात करें तो भारत में ये पहल 1997 में शुरू हो गई थी। प्रॉपर रूप से देखें तो इसकी शुरुआत कब से हो गई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बात करें इसके नोडल एजेंसी की, तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, तो DARPG जो हमारा विभाग है, तो नाम आप याद रखेंगे, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, DARPG, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत जो हमारा ये जो विभाग है, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये कार्मिक, ये एक ही ध्यान रखना, इसे ये पूरा एक ही नाम है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो ये पूरा नाम एक ही है, इसके तहत कार्य करता है। इसके निर्माण और कार्यान्वयन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता कौन? ये हमारी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये बात करें तो हमारे जो जो नोडल एजेंसी है, ये क्या करती है? जितने भी हमारे सरकारी विभाग होते हैं, इसके अंदर क्या है, जो ये दस्तावेज है जिसकी हम बात करते हैं नागरिक चार्टर की, तो इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं कि भाई जैसे जाएंगे ना, तो आपको फ्रंट में नागरिक चार्टर का एक बड़ा सा बैनर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ये विभाग बनाया गया है। शुरुआत की बात करें तो 1996 में जो हमारे मुख्य सचिव थे पूरे देश के राज्यों के, जितने भी हमारे मुख्य सचिव हैं, उनके दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1996 में, जिसमें हमारे सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया गया था। और उसी सम्मेलन के दौरान भारत में पहली बार नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई थी। जो नागरिक चार्टर है, जो सिटीजन चार्टर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार पत्र, इस पर चर्चा की गई थी। तो हमारा जो सम्मेलन किया गया था, तो सम्मेलन का शीर्षक क्या था? हमारे उत्तरदायी और जवाबदेही प्रशासन। बात याद रखना, 1996 में तो पहली बार इसके बारे में बात की थी। फिर 1996 के बाद हमारे मुख्य सचिव के बाद नंबर आता है किसका? मुख्यमंत्री का। तो 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया गया। और उस सम्मेलन में क्या दूसरी बार भारत में दोबारा से नागरिक अधिकार पत्र पर चर्चा की गई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल।
बात करें उस सम्मेलन की, तो सम्मेलन का शीर्षक था हमारे उत्तरदायी और जवाबदेही प्रशासन, आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह ये चर्चा का विषय बन जाता है हमारा नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर। पहले चार्टर की बात करें तो भारत में 1997 में पहली बार जो हमारे मंत्रालय है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, इसके द्वारा नागरिक चार्टर लागू किया गया था। जो उस समय क्या करता था कि हमारे जो चावल है, गेहूं है, खाद्यान्न है, केरोसिन, कपड़ा और कई बार चीनी, गुड़, तो इस तरह के जो हमारे खाद्यान्न की वस्तुएं होती थी या फिर जो हमारी बेसिक वस्तुएं होती थी, उनका वितरण करता था। तो मंत्रालय का नाम है, आप याद रखेंगे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने 1997 में पहली बार इसे शुरू किया था। वैधानिक प्रयास की बात करें तो चार्टर को कानूनी शक्ति देने के लिए 2011 में एक विधेयक संसद में लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। कानून की बात करें तो पहला राज्य कौन सा है हमारा, पहले राज्य की बात करें तो 2010 में मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया था जिसने सिटीजन चार्टर कानून या एक्ट लागू किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें मध्य प्रदेश आगे था, जिसमें से ये भी एक पहला है। तो आप याद रखेंगे 2010 में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने क्या सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किया। अब हम देखेंगे सिटीजन चार्टर की विशेषताएं और उनके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। बात करें तो हमारा एक टार शब्द आता है, टार को आप याद रखेंगे, टार का मतलब टी ए आर, टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी और आर का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन चीजें होती है जो हमारी गुड गवर्नेंस, ये जो सुशासन है, इसकी नींव होती है, आप इसे याद रखेंगे। सुशासन की नींव कौन सी थी, टार। टार का मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो नागरिक चार्टर क्या है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, इसको बढ़ावा देता है। क्या करता है नागरिक चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र, क्या करता है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टार कहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा नागरिक चार्टर या जो नागरिक अधिकार पत्र है, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मतलब इसके प्रमुख तत्व या एलिमेंट्स की बात करें तो नागरिक चार्टर के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं जो इसको बहुत ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। पहली चीज तो विजन और मिशन का व्यक्तित्व, मतलब संगठन जो बनाया गया है उसके क्या उद्देश्य है और उसके क्या लक्ष्य हैं, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, जो हमारे नागरिक अधिकार पत्र का पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट या तत्व की बात करें तो सेवाओं का वितरण, जो हमारा संगठन बनाया गया है तो वो कौन कौन सी सेवाएं देता है, तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं, ग्राहकों, मतलब जो ग्राहक कौन होते हैं, नागरिक होते हैं, तो ग्राहकों और कार्य और सेवाओं की समय अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि इस संगठन में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है और उन सेवाओं का कितने समय में दिया जाता है, इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है हमारे किसमें, नागरिक अधिकार पत्र में। तीसरा हमारा एलिमेंट या तत्व की बात करें तो सेवा मानक या मानदंड की बात करें तो प्रत्येक सेवा के लिए निश्चित गुणवत्ता और समय सीमा तय की जाती है। कौन सी सेवा कितने समय में दी जाएगी, इस चीज को पहले ही तय कर दिया जाता है और ये हमारे नागरिक अधिकार पत्र में साफ साफ लिखा जाता है। फिर शिकायत निवारण तंत्र, तो शिकायत दर्ज करने और उसके प्रभावी समाधान की प्रक्रिया का विवरण इसमें दिया जाता है कि यदि आप जो सेवा लेने आए हो, यदि वो सेवा आपको समय के बद्ध तरीके से, मतलब उतने ही समय में नहीं मिलती है, तो आप किस प्रकार वो अपनी शिकायत कर सकते हो और उस शिकायत का प्रभावी समाधान हो। इस चीज के बारे में भी हमारे नागरिक अधिकार पत्र में साफ साफ लिखा होता है। फिर ग्राहकों से अपेक्षा, मतलब चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नागरिकों के दायित्व का भी उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे हमारे नागरिक अधिकार पत्र है, इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत हमारा सेवा वितरण, मतलब समय पर और कुशल तरीके से, समय पर और कुशल तरीके से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। बातें आप याद रखेंगे, समय पर और कुशल तरीके से जो हमारी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं होती है उन तक हमारे नागरिकों का पहुंच का अधिकार दिया गया है इसके माध्यम से। फिर टार की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, मतलब नीतियों, प्रक्रियाओं और सेवा मानकों की, या नीतियों, प्रक्रियाओं और सेवा मानकों की जो जानकारी है वो नागरिकों को देना। तीसरा अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही की, तो मानकों को पूरा न करने पर अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना कि यदि मानक पूरे नहीं होते तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कहाँ शिकायत की जा सकती है। इससे क्या होती है, जवाबदेहिता तय होती है। फिर विकल्प की बात करें, चॉइस की, तो जहां संभव हो नागरिकों को सेवा प्रदाताओं और सेवाओं के बीच में चयन का विकल्प देना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ की प्रिंसिपल्स है या मूल सिद्धांत हमारे नागरिक अधिकार पत्र के। अब हम देखेंगे नागरिक अधिकार पत्र का महत्व और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले महत्व के बारे में देखें तो ये क्या करता है, नागरिक केंद्रीयता, मतलब नागरिकों को केंद्र में रखता है। तो सेवाओं को आपूर्ति संचालित से मांग संचालित बनाता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी ऑफिस है ये किस लिए बनाए गए, सेवाओं को प्रदान करने के लिए, तो इसे कहते हैं आपूर्ति संचालित। उससे चेंज करके क्या करें, मांग संचालित, जैसी सेवाएं मांगी जा रही है आपको वैसी सेवाएं देनी है, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता है।
दूसरा भ्रष्टाचार में कमी, टार मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी आती है। तो इससे पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ती है और इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। तो प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि की बात करें तो नवाचार और प्रदर्शन निगरानी को प्रोत्साहन मिलता है। क्या होता है, नवाचार और प्रदर्शन निगरानी है, परफॉर्मेंस सर्विलांस है, इसको बढ़ावा मिलता है। बात करें हमारे सेवा की गुणवत्ता की, तो सेवाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ये हमारे नागरिक अधिकार पत्र क्या करता है, सेवाओं की समयबद्धता मतलब वो सेवाएं समय पर मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। फिर नागरिक सशक्तिकरण की बात करें तो नागरिकों को उनके अधिकारों और सेवाओं के बारे में जानने का मंच प्रदान करता है। ये क्या करता है, नागरिकों को उनके अधिकारों और सेवाओं के बारे में जानने का मंच प्रदान करता है। अब बात करें यदि इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। तो नागरिक चार्टर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसमें बहुत सारे सुधार जरूरी है। जैसे जवाबदेही का प्रावधान, तो मानकों को पूरा न करने पर जो संबंधित अधिकारी है उनके लिए दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। इसके अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये फला अधिकारी है, यदि वो सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ रहता है, मतलब मना कर देता है, उसकी गलती होती है तो उसको दंड मिलना चाहिए। फिर परामर्श और भागीदारी, चार्टर को नागरिक समाज हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के अंदर जो प्रशासन को लगे वही बिंदु हमारे जो चार्टर है उसमें शामिल किए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी चार्टर तैयार किया जाए या नागरिक अधिकार पत्र को तैयार किया जाए तो उस समय वहां के जो समाज है, नागरिक समाज और जो हितधारक है जिनके लिए वो सेवाएं बनाई जा रही है, उनसे भी एक बार परामर्श लिया जाना चाहिए। फिर सरलता और भाषा की बात करें तो चार्टर सरल होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां जाने के बाद कि अलग ही भाषा में लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। फिर समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो चार्टर जो आते हैं, चार्टर का नियमित पुनर्मूल्यांकन और अपडेट किया जाना चाहिए। फिर एक आकार सबके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक चार्टर सभी ऑफिसों में लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ऑफिस के लिए अलग अलग तरह का चार्टर होना चाहिए। तो वीरप्पा मोइली आयोग की सिफारिश थी क्या कि प्रत्येक स्वतंत्र इकाई के लिए अलग और विशिष्ट चार्टर होना चाहिए। क्यों? अब ये आप सोचेंगे सबके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग नहीं होते तो एक ही संगठन बना लेते। इसलिए क्या है, जितने भी संगठन बनाए जाते हैं उनको अलग उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जब उद्देश्य अलग है तो नागरिक अधिकार पत्र भी उनका अलग ही होगा। अब राजस्थान के संदर्भ में देखें नागरिक चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र की, तो राजस्थान में नागरिक चार्टर की अवधारणा को कानूनी रूपरेखा देकर भारत में सुशासन की दिशा में एक बहुत प्रगतिशील कदम उठाया गया है। बात करें हमारे पहली बार जो हमारे नागरिक अधिकार पत्र की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो विकास और कार्यान्वयन की बात करें तो पहले चार्टर की बात करें तो राजस्थान में सन 1998 में पहली बार हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नाम आप याद रखेंगे, सेंटर में भी यही है और हमारे राजस्थान की स्टेट में भी यही है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा नागरिक चार्टर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उस समय उसकी नोडल एजेंसी या नोडल विभाग कौन था, प्रशासनिक सुधार विभाग, एआरडी इसका कार्यान्वयन संचालित करता था। कौन? यही हमारी क्या नोडल एजेंसी थी इसकी। अब इसके तहत दूसरे हमारे कानूनों की बात करें तो ये हमारे कानूनी ढांचा भी दिया गया है। कैसे? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये हमारे जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत उनके समय आया था। हमारे नागरिक चार्टर को सबसे शक्तिशाली कानून रूप देने के लिए ये अधिनियम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पहल रही है। बात करें कानूनी गारंटी की, इसकी इनके बारे में क्या हम काफी डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कानूनी गारंटी की बात करें तो हमारे जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, तो ये अधिनियम क्या करता है, विभिन्न सरकारी सेवाओं को कानूनी रूप से गारंटी प्रदान करता है कि जब भी आप लेने आएंगे तो आपको सेवाएं मिलेगी। इस समयबद्धता की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि नामित सेवाएं जो जो संगठन के द्वारा दी जाती है एक निश्चित समय सीमा के भीतर नागरिकों को उपलब्ध होगी। फिर दंडात्मक प्रावधान की बात करें, यदि अधिकारी क्या निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, असफल रहता है, तो अधिनियम क्या करता है, पेनल्टी मतलब शास्ति और अपील के लिए एक स्पष्ट रूप से शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करता है कि आप कहां कहां जाके उसकी शिकायत कर सकते हो। ये हमारे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। दूसरा अधिनियम था हमारा कौन सा, सुनवाई का अधिनियम 2012। कानूनी अधिकार की बात करें तो ये अधिनियम सुनिश्चित करता है, पहले हमने देखा कौन सा कानून था, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, तो इसमें क्या कुछ विभाग और कुछ उनकी सेवाओं को शामिल किया गया था। पूरे राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। अब जो सेवाएं रह गई, जो विभाग रह गए, उनके लिए दूसरा कानून आया, वो था हमारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012।
तो ये अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की शिकायतों को सुना जाए। ये आप नाम है, आप याद रखेंगे। इसके अंदर सुनने पे ज़्यादा दो गौर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाए और समय पर उनका निवारण किया जाए कि भाई जैसे कई कई बार क्या होता है कि जैसे पहला वाला कानून था, इसमें तो क्या आपको ऑफिस के अंदर जाके शिकायत करनी है। इसमें बात करें सुनवाई का अधिकार अधिनियम में क्या होता है कि एक जगह हमारा लोक सुनवाई अधिकारी बैठ जाएगा और वो जनता को कहेगा कि यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें बता दो बस। तो इसमें क्या सुनवाई का अधिकार दिया गया है। मजबूती की बात करें तो यह नागरिक चार्टर के में दिए गए शिकायत निवारण तंत्र को कानूनी शक्ति प्रदान करता है, जिससे क्या अधिकारी शिकायतों की अनदेखी कभी भी नहीं कर पाता। अब हम देखेंगे जो हमारा नागरिक चार्टर है या फिर नागरिक अधिकार पत्र है, उसमें कौन-कौन सी कमियां हैं, कमियों के बारे में बातचीत करें। पहली कमी आती है जागरूकता का अभाव। जो हमारे नागरिकों को क्या है, चार्टर में उल्लेखित जो सेवाएं होती है और कानूनी अधिकार, इनके बारे में व्यापक रूप से पता ही नहीं है। प्रसार प्रसार शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। तो इसको सुधार कैसे करेंगे? भई जो जो सेवाएं हैं, कानूनी अधिकार है, उसका क्या व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होने से शिक्षा के अंदर इसको शामिल किया जाना चाहिए। गाँव वालों को तो खासकर बताया जाना चाहिए। शहर वालों को तो वैसे भी पता चल जाता है, जैसे मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनका प्रसार नहीं हो पाता। तो 2 चीज़ देखी हमने, एक तो हमने चैलेंजेस देखे मतलब कमियाँ और उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है। फिर कर्मचारी को प्रशिक्षण का अभाव रहता है, तो क्या इसका सुधार होना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों का चार्टर के मान को उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण पर निरंतर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, ताकि वो भी इसके लिए क्या सतर्क रहे। फिर जवाबदेही का कार्यान्वयन, तो लोक सेवा जो गारंटी अधिनियम है, इसके तहत जुर्माने और दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यदि वो गलती करते हैं तो उन पर दंड हो। फिर डिजिटलीकरण की बात करें तो सेवाओं के ऑनलाइन वितरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नागरिक चार्टर को ई मित्र जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनसे एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। बात करें राजस्थान का कानूनी ढांचे की, तो 2011 और 12 का जो अधिनियम है, इन दोनों अधिनियमों की बात करें तो नागरिक चार्टर सिद्धांतों को केवल घोषणा पत्र तक सीमित न रख के ये क्या करता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है कि लोक सेवकों को सेवाएं देनी ही देनी है, जो इससे भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने नागरिक अधिकार पत्र या नागरिक चार्टर के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।